जय हिंद दोस्तों। भारत टीवी के इस समाचार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का नाम है भारत की बात। इसमें हम आपको देश विदेश, खेल, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तो सभी जो पूरे दिन की जो खबरें हैं हम आपको आप तक पहुंचाएंगे। और आप अपने सवाल रख सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं जो निष्पक्ष हों, तो वो आप सुझाव दीजिए और अपने सवाल भी आप पूछिए। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, जैसे एक तो आपको पता है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 10 मार्च को उसका रिजल्ट आएगा। तो यूपी में तो जो पहला चरण का जो चुनाव था वो हो चुका है। 7 फेजेज में यूपी में चुनाव होंगे। तो 10 तारीख को पहले चरण का चुनाव हो चुका है और 10 मार्च को सभी 5 राज्यों का रिजल्ट भी आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो और बड़ी खबर है, जो वन समिट है उसमें उसके बारे में हम बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने क्या बोला। तो वन ओशियन समिट में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, महासागरों से जुड़ी है हमारी सुरक्षा और समृद्धि। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वन ओशन शिखर सम्मेलन यानी कि वन ओशन समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। और वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यता हमेशा से समुद्र से जुड़ी सभ्यता रही है। आज हमारी सुरक्षा और समृद्धि भी महासागरों से जुड़ी हुई है। ऐसे में इंडो पैसिफिक ओशियन इंसिवेटिव का इनिशिएटिव ऐसे में इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव का भी प्रमुख स्तंभ समुद्री संसाधन है। उन्होंने कहा कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक पर वैश्विक पहल शुरू करने में फ्रांस के साथ शामिल होने में खुशी होगी। और वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं महासागर के लिए इस महत्वपूर्ण वैश्विक पहल के लिए राष्ट्रपति मैक्रो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, को बधाई देता हूं। तो इसमें हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला वन ओशन समिट में। और इसके बाद यूपी चुनाव की हम बात करते हैं। तो उसमें जो सीएम योगी हैं, जो यूपी के सीएम हैं योगी, तो वो कह रहे हैं कि भाई अभी 10 मार्च को रिजल्ट आने दीजिए। 10 मार्च के बाद फिर से सीएम योगी का कहना है कि 10 मार्च के बाद फिर से एक हाथ से विकास कार्य होगा, दूसरे हाथ से बुलडोजर चलेगा। तो बदायूं में कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 मार्च के बाद भाजपा फिर से एक हाथ से विकास कार्य व दूसरे हाथ से बुलडोजर चलाएगी। और मुख्यमंत्री ने बदायूं जिले में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा लाभ बदायूं को मिला है, यहाँ के किसानों को मिला है। और बदायूं में मेडिकल कॉलेज बनने से यहाँ के युवाओं को पढ़ने के लिए अब दूसरे जिलों व प्रदेशों में जाना नहीं पड़ेगा और वह अब अपने जिलों में डॉक्टर बनेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार वही जो बिना भेदभाव सुरक्षा व विश्वास कर सके उन्होंने कहा कि सरकार वही जो बिना भेदभाव सुरक्षा व विकास कर सके। सपा किसान व महिला विरोधी तो थी ही, पर अब वह युवा विरोधी भी हो गई है, ऐसा योगी ने बोला है। और हमारी सरकार बनने पर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई थी। और उन्होंने कहा कि 5 साल पहले इस बदायूं में पेशेवर माफिया और अपराधी जनता को परेशान करते थे। ये माफिया और अपराधी व्यापारियों का उत्पीड़न करते थे, भूमाफिया किसानों को जमीन पर कब्जा करते थे, शोहदे बेटियों से छेड़खानी करते थे। लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद आज प्रदेश से भूमाफिया गायब, माफिया दूसरे लोग की यात्रा पर जा चुके हैं और आज जो अपराधी हैं वो गले में तख्ती टांगे थाने थाने में जाकर जान की भीख मांग रहे हैं, ऐसा योगी का कहना है। और उन्होंने कहा कि
बसपा की सरकार में 425 करोड़ के गन्ना मूल्य का भुगतान सपा में 600 करोड़ और भाजपा ने 800 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम किया है। और भाजपा ने अकेले बदायूं में 1,03,000 से अधिक किसानों को ऋण माफ किया है। तो अपनी सरकार की खूबियां गिना रहे थे योगी आदित्यनाथ। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि भाई जो आजम खान पे झूठे मुकदमे लगाए गए और वो जेल में है, तो वो झूठे मुकदमे उन पे लगाए गए हैं। और अखिलेश यादव ने सपा सांसद को लेकर क्या क्या दलीलें दी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। और आपको क्या लगता है कौन सी सरकार बनेगी यूपी में और अन्य राज्यों में। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी पर हैं। रामपुर और स्वार विधानसभा पर चुनाव लड़ रहे सपा प्रत्याशी के लेकर प्रचार करने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया है। और रामपुर में जनता को संबोधित करते हुए आजम खान पर दर्ज मुकदमों को लेकर भी कई दलीलें दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बेटी की जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन हमारे सांसद आजम खान भैंस चोरी, बकरी चोरी और किताब चोरी के झूठे मुकदमों में आज भी जेल में बंद है। अखिलेश इस दौरान सीएम योगी पर भी हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो गर्मी निकालेंगे और हम भर्तियां निकालेंगे, तय आपको करना है। अखिलेश यादव शुक्रवार को रामपुर में थे। उन्होंने शाहबाद केमरी में जनसभा की, तो रामपुर शहर खोद, स्वार, टांडा और दड़ियाल में रोड शो किया। तो सपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने आए अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम से खुद लैपटॉप चलाना नहीं आता, लेकिन युवाओं को लैपटॉप बांटने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों की नहीं अमीरों की है। इस सरकार ने बिजली का बिल ज्यादा करके लोगों को परेशान किया। खाद की बोरी में से भी 5 किलो खाद की चोरी की। हमारी सरकार बनी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार बनी तो किसानों को 15 दिन के भीतर ही गन्ना भुगतान के लिए अलग से फंड बना दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आजम खान के ऊपर जो केस कर रखे हैं तो वो सब झूठे मामले हैं। और तो इस बार अगर हमारी सरकार बनी तो फिर हम एक बेहतर सरकार लोगों को देंगे। और जो कुछ अन्य खबरें हैं तो मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा जो अभी मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका कहना है उत्तराखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री, असम में चुनाव थे, भाजपा वहाँ जीती थी, तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो पहले कांग्रेस में थे तो वो भाजपा में आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो प्रचार करने के लिए आए हैं उत्तराखंड में। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। हिमंता ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने के मामले में राहुल गांधी पर हमला करते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कभी उनके पिता के बारे में सबूत नहीं मांगा। तो ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा कि भाई राजीव गांधी के जो उनके पिता थे राहुल गांधी के, तो शुक्रवार को उन्होंने कहा कि कभी उनके पिता के बारे में सबूत नहीं मांगा राहुल गांधी से, ऐसा उनका कहना है। और हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि क्या मैंने कभी सबूत मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हो या नहीं। राहुल गांधी को वो ये संबोधित कर रहे हैं। तो प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव, तो उत्तराखंड की चुनाव की बात है, के लिए भाजपा में पक्ष में प्रचार करते हुए असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि देश के प्रथम रक्षा प्रमुख दिवंगत विपिन रावत के नेतृत्व में पाकिस्तान में सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का गांधी ने सबूत मांगा, यानी कि राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि क्या मैंने कभी सबूत मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हो या नहीं। और इस संबंध में विश्वा शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को सेना के यह कहने पर विश्वास करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के इस बात के लिए भी आलोचना की कि कभी जनरल रावत को सड़क का गुंडा कहने वाली कांग्रेस आज उनके कटआउट लगाकर उनके नाम पर वोट मांग रही है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए हैं, भाजपा के प्रचार के लिए। तो उन्होंने ये बात वहां कही। और
राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने भी बयान दिया है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं मोदी के अहंकार पर मुस्कुरा सकता हूं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का मजाक उड़ाया और बाद में एक साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपना सारा समय कांग्रेस पर बिताया है और मैं मोदी से नहीं डरता, लेकिन मैं उनके अहंकार पर मुस्कुरा सकता हूं, ऐसा तंज कसा है राहुल गांधी ने। और बेंगलुरु उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि सवालों के जवाब नहीं थे। बाद में एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि राहुल गांधी नहीं सुन रहे हैं। इस वाक्य के बाद दर्शकों ने तालियां से जवाब दिया, उन्हें भी क्यों सुने। मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को गलत तरीके से लागू करके देश के छोटे व्यापारियों, मध्यम व्यापारियों, किसानों और मजदूरों को नष्ट कर दिया है, ऐसा राहुल गांधी का रैली में कहना है। उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो सभी पार्टियां अपने अपने जो भाषण देगी एक दूसरे पर तंज कसती है और अब जनता को देखना है कि जनता किसको वोट देगी। और निर्मला सीतारमण का कहना है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी। निर्मला सीतारमण का ये कहना है और उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया है, वो आपको बता देते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा है कि ग्रामीण भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है और जल्द ही यह शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी से आगे बढ़ जाएगी, यानी कि गांव में जो इंटरनेट होगा वो शहर से आगे निकल जाएगा। राज्यसभा में बजट पर आम चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अगस्त 2021 में जारी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 में भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से डेटा खपत 13,000 टेराबाइट बढ़ी है। इस दौरान इंटरनेट के सब्सक्राइबर भी की संख्या भी बढ़कर 82.5 करोड़ हुई है। तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रामीणों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन बिछाने को करार इस साल किया जाएगा और वर्ष 2025 तक इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। तो 2025 तक गांव में ऑप्टिकल फाइबर के लिए कहा है निर्मला सीतारमण ने। तो 5 राज्यों में चुनाव है, तो सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव में लगी हुई हैं, सभी अपना अपना प्रचार कर रही हैं, सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। तो ये जनता को अब देखना है कि जनता को किसके फेवर में वोट करना है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप जात पात के हिसाब से वोट ना कीजिए, आप देश हित में वोट करें। आपका जो प्रत्याशी है, आपको वो आपके क्षेत्र में काम कर रहा है, उसने पहले कभी काम किया है कि नहीं किया है, तो उस पर आप जाइए। ये नहीं हो कि अगर आपके जो घर में जो लोग हैं या आपके जो गांव के लोग हैं, अगर किसी अपने को वोट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप ना जाइए। आप ये देखिए कि क्या वो इस लायक है कि नहीं, तभी आप उनको वोट कर दीजिए। बल्कि और इसलिए हम चाहते हैं कि जात पात के हिसाब से वोट ना हो और आदमी की जो कार्यशैली है, जो काम वो करता है, उसके हिसाब से आप वोट करिए, ताकि आपका फायदा हो, आपके जो बच्चों का फायदा हो, आपके परिवार का भविष्य उज्जवल हो सके। और जो अन्य खबर है, अल्मोड़ा में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटरप्रेटर कहते थे कि वैक्सीन पहाड़ों तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन हमने वहां पहुंचाई है। तो इस खबर पे एक बार रोशनी डालते हैं। देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं देखता हूं कि मतदाता अच्छे कामों को कभी नहीं भूलते, अच्छे इरादों को नहीं भूलते और अच्छी किस्मत वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग वैक्सीन को लेकर क्या कह रहे थे। वो कहते थे कि पहाड़ों के एक एक गांव तक वैक्सीन नहीं पहुंच सकती। उत्तराखंड में इन लोगों पर इतना भरोसा है। वहीं उत्तराखंड की जनता को कोरोना से बचाने के लिए बीजेपी सरकार ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने आगे कहा, ये वही लोग कहते थे कि पहाड़ों पर सड़कें बनाना आसान नहीं है और इसलिए यहाँ ऐसा करना पड़ता है। लेकिन आज उत्तराखंड में 4 धाम को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड पर काम चल रहा है। जहाँ वे सड़क को कठिन बताते थे, वहीं आज रेल भी पहाड़ों तक पहुँच रही है। ऐसा प्रधानमंत्री ने जो रैली में संबोधित करते हुए ये बात कही।
और रामनगरी अयोध्या में एक चौराहे का नाम लता मंगेशकर होगा। तो ये भी प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया कि लता मंगेशकर के नाम से रखा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के कासगंज में शुक्रवार को दोपहर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर गोवा की बेटी थी, लेकिन वो राम की भक्त थी और उन्होंने श्री राम से जुड़े भजनों को अमर कर दिया। तो देश की एकता का ये सबसे अच्छा बड़ा उदाहरण है। तो पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या के एक चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा। जो राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएगा वो इसी चौराहे से होकर गुजरेगा, तो उसे उनके भजन भी याद आएंगे। हालांकि पीएम मोदी ने आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लता मंगेशकर को लेकर ये घोषणा कर चुके थे। तो अभी सभी पार्टी अपनी घोषणाएं करेंगी, लेकिन हम फिर से कहेंगे जनता को अपना देखना है कि कौन सी पार्टी या कौन सा नेता उनके क्षेत्र के लिए काम करेगा। आपको उसी को आप वोट कीजिए। और एक ये खुशखबरी है कि करीब 1.5 महीने बाद संक्रमण के 1000 से कम मामले सामने आए हैं दिल्ली की। अगर हम बात करें कोरोना की, अगर हम बात करें तो करीब 1.5 महीने बाद एक बार तो ये मामले करीब 30,000 तक भी पहुंच चुके थे। तो देश की राजधानी दिल्ली में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है और संक्रमण के नए मामलों में गिरावट का दौर जारी है। करीब 1.5 महीने के अंतराल के बाद आज 1000 से कम नए केस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम को करीब 7 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 977 केस की पुष्टि की गई है दिल्ली की, अगर हम बात करें तो। और इतने समय में 12 मरीजों की संक्रमण से जान चली गई और 1591 मरीज संक्रमण से उबरे हैं। और इस समय शहर में 4812 एक्टिव मरीज हैं। तो जो संक्रमण दर है दिल्ली में वो भी कम हो गई है। पॉजिटिविटी रेट जिसे कहते हैं 1.73 पॉजिटिविटी रेट हो गया है। और शहर में 29 दिसंबर को 923 केस की पुष्टि हुई थी और इसके अगले दिन 30 दिसंबर को 1313 मामले आए थे। तो उसके बाद मामले बढ़ना शुरू हो गए थे, लेकिन ये अच्छी खबर है कि मामले अब कम हो गए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 1.73 हो गया है। तो ये अच्छी खबर है। और अन्य जो कुछ खबरें हैं वो आपको सुना देते हैं। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। जो आपके कोई सुझाव हैं जो देश के किसी भी खबर के प्रति आप बता सकते हैं, कोई आपको सुझाव देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो जो अन्य खबरें हैं हम आपको बता देते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताते हैं। फ्रांस की ये खबर है कि वैक्सीन पास वाले स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता रद्द करेगा फ्रांस। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 माह में अंतरिम व्यापार समझौते की एक योजना है। और एक एक दुखद खबर है, आप ये कह सकते हैं कि दिक्कत का चिंता का विषय है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, तो उन्होंने ये एक बहुत बड़ा बयान दिया है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी पल छिड़ सकती है जंग। अमेरिका को जो बाइडेन ने दी तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी। यूक्रेन में, रशिया और यूक्रेन में जंग छिड़ सकती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि अगर रशिया ने जंग छेड़ी यूक्रेन के खिलाफ तो फिर जो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई किसी भी पल छिड़ सकती है जंग। अमेरिका को जो बाइडेन ने तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी दी। अमेरिकी जो यूक्रेन के अंदर है उनको कह दिया भाई आप यूक्रेन से छोड़ के तुरंत अमेरिका वापस आ जाइए, क्योंकि ये हालात हो सकते हैं कि जंग छिड़ सकती है। और अगर ये जंग छिड़ेगी तो वर्ल्ड वार के रूप में होगी, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है। और बलूचिस्तान में अशांति के लिए पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि बलूचिस्तान के लोग हैं पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वो पाकिस्तान इसका ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ रहा है। और उत्तर कोरिया ने मिसाइल
प्रशिक्षण की यूरोपीय संघ की आलोचना की, निंदा करी है। तो जो ये जो मिसाइल का जो टेस्टिंग का काम कर रहे थे, तो यूरोपियन संघ ने उसकी आलोचना की थी, तो उसकी निंदा करी है उत्तर कोरिया ने। और यूनिसेफ ने 1,60,000 उत्तर कोरिया की गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण की आपूर्ति की है। देखिए ये खबर है। और तुर्की के राष्ट्रपति कोरोना नेगेटिव हुए हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी। खेल की जगत से अगर हम आपको खबर बताएं तो बहुत ही शानदार खबर है कि भारत ने वेस्ट इंडीज को 3-0 से हरा दिया है, जो वनडे सीरीज थी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय टीम 3-0 से जीती है 3 मैच की सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर हम बात करें तो आज शानदार मैच रहा और 96 रन से भारत ने ये जो मैच जीत लिया। इसका स्कोर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले एक बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाए भारतीय टीम ने और वेस्ट इंडीज़ की टीम 169 रन पे आउट हो गई। और श्रेयस अय्यर वो मैंने प्लेयर ऑफ द मैच बने, 80 रन की शानदार पारी खेली उन्होंने। और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 8 विकेट लिए 3 मैचों में। तो ये खबर थी। तो बड़ी अच्छी खबर है। अगर आप भारतीय टीम की जो 3-0 से श्रृंखला में जीते हैं, 3-0 से जीते हैं जो 3 मैचों में। तो जो पहला मैच था, ये अहमदाबाद में मैचेस हो रही है, ये वनडे सीरीज थी। पहला मैच में भारत ने 176 बनाए थे पहले वेस्ट इंडीज़ ने, और भारत ने 178 4 विकेट के नुकसान में बना दिए थे 28 ओवर में। तो भारत 6 विकेट से मैच जीता था। तो दूसरा मैच भारत 44 रन से जीता था। उसमें भारत ने 237 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, और वेस्ट इंडीज़ की टीम 193 पे आउट हो गई थी। तो 44 रन से दूसरा मैच जीता 9 फरवरी को। और आज 11 फरवरी को 265 बनाए भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए, और 169 पे वेस्ट इंडीज़ को आउट कर दिया और मैच 96 रन से जीत लिया। अब 16 फरवरी से कोलकाता में 3 जो T20 मैच होंगे, उसमें देखना है कि भारतीय टीम कैसा परफॉर्म करती है। तो बड़ी अच्छी सीरीज रही भारतीय टीम के लिए, और हम शुभकामनाएं देते हैं भारतीय टीम को। जो रोहित शर्मा अब फुल टाइम कप्तान है और राहुल द्रविड़ वो कोच है भारतीय टीम के, तो पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल अब अगले 2 दिन IPL की नीलामी भी होगी, तो उसमें देखना है कि कौन से खिलाड़ियों को कितना पैसा मिलता है और कौन सी टीम में जाते हैं। इस बार 10 टीमें होंगी, तो उसमें ये अलग अलग जो खिलाड़ियों पे बोली लगाई जाएगी। और तो ये एक खबर थी। बाकी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। कुछ बॉलीवुड खबरें भी हम आपको बता देते हैं अभी, तो आप भी अपने सुझाव रख सकते हैं। और टल गया अक्षय कुमार और रणबीर कपूर का बॉक्स ऑफिस क्लैश, और मेकर्स ने जारी की शमशेरा की नई रिलीज डेट। तो बॉलीवुड में जो मशहूर कलाकार रणबीर कपूर, उनकी संजय दत्त और वाणी कपूर जल्दी एक साथ फिल्म शमशेरा में नजर आने वाले हैं। तो उनका जो अक्षय कुमार की फिल्म के साथ एक ही दिन रिलीज हो रही थी, तो अब उन्होंने अलग कर लिया है, तो एक ही दिन दोनों पिक्चर रिलीज नहीं होगी। और रवीना टंडन ने अपने पिता को दी अंतिम विदाई, और उनका स्वर्गवास हो गया था, तो उस पे उनको अंतिम विदाई दी है रवीना टंडन ने अपने पिताजी को। उनके पिता रवि टंडन का 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। और जो कुछ अन्य खबरें हैं, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। और अभिनेता फरहान अख्तर ने मां से की थी शिबानी दांडेकर संग शादी की बात, और जल्दी कर सकते हैं कोर्ट मैरिज। तो ये फरहान अख्तर की बात आप कर रहे हैं। और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। और रिलीज होते ही रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी ने किया धमाका। प्री बुकिंग के आंकड़े जो रिकॉर्ड तोड़ अभी कह सकते हैं कि उसको व्यूअरशिप उसमें मिल रही है। तो एक ये खबर है। तो ये कुछ और अपार शक्ति खुराना ने शुरू की अपनी फिल्म की शूटिंग, बर्लिन में शूटिंग स्टार्ट करी है।
तो एक ये खबर है। तो ये सारी खबरें हमने आपको बताई, और इसमें पॉलिटिक्स की खबर थी, देश विदेश की खबरें थी, खेल की खबरें थी, मनोरंजन की खबरें थी। तो ये इस कार्यक्रम का नाम था भारत की बात, और आप भी अपने सुझाव रख सकते हैं, अपने अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। बाकी आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम ये भारत का कार्यक्रम जारी रखेंगे, और जिसमें देश हित की बात होगी और निष्पक्ष जिसमें बातें होंगी। तो फिर से आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं भारत अपनी पूरी टीम के साथ आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। हम आशा करते हैं कि आप देश के लिए अच्छे काम करेंगे, और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। सबका फिर से बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।